भेदभाव तो SC ST के साथ ही होता है ना, और ये सिर्फ शिक्षक सिर्फ छात्रों के साथ नहीं होता है, ये पूरा आंकड़ा है, वो टीचर के साथ भी होता है, कर्मचारियों के साथ भी होता है। आज 10 बरस हो गए और आज तक ये रिपोर्ट मुझे नहीं मिली। मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा, अभी मेरा हाई कोर्ट में केस लंबित है। तो क्या ये भेदभाव नहीं है? ये क्या वाइस चांसलर को दिल्ली यूनिवर्सिटी के नहीं पता? कई बार मैं मेल कर चुका हूँ। तो जो लोग ऐसे बड़े बड़े नेता को सोशल मीडिया पे गाली देते हैं, वो विश्वविद्यालयों में दलितों के साथ क्या करते होंगे, जरा इसकी कल्पना कर लीजिए। PLMA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसमें आपके जेब में 10 रुपया है तभी ED वाले उठा लेगी। UAPA, कोई आधार है? उठा के जेल में बंद कर दी, उम्र खाली तो बंद रहा ना अभी। तो ये जब इतना ड्रैकोनियन कानून है तो इसके खिलाफ लोग प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या है UGC और विरोध क्यों हो रहा है? ब्राह्मण समाज के लोग सड़कों पर हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या राय है आपकी? हमें तो सबसे पहले मोदी सरकार के इंटेंशन पे डाउट है कि तीसरा टर्म है और इन युवाओं के लिए, सबके लिए मैं कह रहा हूँ, युवाओं के लिए कह रहा हूँ कि शिक्षा, रोजगार की क्या व्यवस्था हुई, कितने नौकरियाँ हैं? 2 करोड़ नौकरी की बात किए थे ना, 2 करोड़ नौकरी मिला क्या? ये बात अलग है कि जो आज सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं, कभी भी निजीकरण के खिलाफ और जॉब बढ़े से खिलाफ सड़क पे नहीं आते हैं, है ना, निजीकरण के समर्थक में ही रहते हैं, समर्थन में ही रहते हैं। मोदी सरकार पे डाउट मुझे इसलिए है कि देखिए, मेरे पास आंकड़े हैं और ये जो UGC एक्ट 2026 आया है, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के हिसाब से आया है और सरकारी आंकड़ा ही है कि 118% एट्रोसिटीज़ के मामले विश्वविद्यालयों में, हायर स्टडीज़ में बढ़े हैं। ये हमारा आंकड़ा थोड़ी है। अच्छा, दूसरी बात है कि मोदी सरकार कहती कुछ और है और करती कुछ और है। भाई मेरे पास आंकड़े हैं, ये नेशनल क्राइम ब्यूरो जो है उसका आंकड़ा है, एट्रोसिटीज ऑन द लिस्ट टॉप 5 स्टेट्स वर्सेज रेस्ट ऑफ इंडिया। इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना 15,890 उत्तर प्रदेश का है, सॉरी 15,130 उत्तर प्रदेश का है, राजस्थान 8,449, बिहार 7,064, MP तीसरे नंबर पे MP है 8232 और महाराष्ट्र 324 और बाकी पूरे इंडिया को ले लीजिए तो 15,890 है। मतलब इसके बराबर सिर्फ उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ एट्रोसिटीज़ हुई हैं और एट्रोसिटीज़ एक्ट तो लागू है, तो इसमें कन्विक्शन रेट क्या है और ये क्राइम बढ़ क्यों रहा है? थाने में, पुलिस में, SP के पास, थानेदार के पास SC एक्ट है ना, तो जो थानेदार या SP कार्रवाई नहीं कर रहा है, क्या सरकार उस पर एक्शन ले रही है? मनीषा वाल्मीकि का तो मामला है ही ना, किस तरह से हुआ आप सब देख ही रहे हैं। तो राम राज्य है उत्तर प्रदेश में, आप दोनों उत्तर प्रदेश से हैं शायद, बिल्कुल। तो राम राज्य है, वहाँ रोज़ इस तरह की आपराधिक घटनाएं घटती रहती है। इस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट मोदी सरकार क्यों नहीं ला रही है? ये कितने प्रतिशत आंकड़े, डेटा हमने निकाले हैं, ठीक है। तो ये तो कानून में सब अच्छा देखिए, बाबा साहब का कथन है कि बगैर संविधान को छेड़े सिर्फ प्रशासनिक तंत्र को अगर हेर फेर कर दिया जाए तो संविधान के साथ बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। कि कानून के नज़र में सब समान हैं, लेकिन प्रशासन के नज़र में अगर समान नहीं है तो उसका होने का कोई मतलब नहीं है। जैसे कानून में है कि सब सिटीजन है, थाने में आप जाती हैं, आपका केस रिकॉर्ड हो जाता है, अब मैं जाता हूँ, मेरा रिकॉर्ड नहीं होता, आपके केस पे एक्शन होता है, मेरे केस पर एक्शन नहीं होता है। तो मुझे मोदी सरकार के इंटेंशन पर डाउट है कि वो कितना लागू करवा पाएंगे। एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि विशाखा दत्त मामला आया था, सॉरी विशाखा गाइडलाइंस 2013 का है और इसमें जो है, क्या सरकार ने कोई आंकड़ा पेश किया है कि कितने रजिस्टर्ड हुए, कहाँ कहाँ विशाखा गाइडलाइन के हिसाब से ICC बना है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बना है? इसका कोई आंकड़ा है? तो कागज़ पे तो कानून है, अगर लागू करने वाले की मंशा अगर ठीक नहीं है तो न SC ST एक्ट काम करेगा और न ICC काम करेगा, ये बात है। दूसरी बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि जो मामला है कि भाई एट्रोसिटीज़ का मामला है, तो कोई ऐसा आंकड़ा है देश में, तो मैं चुनौती दे रहा हूँ सरकार को भी और सबको कि
SC ST के लोगों ने एट्रोसिटीज़ किया है अपर कास्ट के लेवल पर, जनरल जो जिसको जनरल कैटेगरी कहते हैं, कोई आंकड़ा तो होना चाहिए। तो भेदभाव किसके साथ होता है? भेदभाव तो SC ST के साथ ही होता है ना। और ये सिर्फ शिक्षक सिर्फ छात्रों के साथ नहीं होता है, ये पूरा आंकड़ा है, वो टीचर के साथ भी होता है, कर्मचारियों के साथ भी होता है। एक एग्जाम्पल मैं दे दे रहा हूँ कि जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई विशाखा गाइडलाइंस जो है वो बनी थी ना, और इसके हिसाब से मेरे ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ 2016 में, और आज कितना है? 26 शुरू हो गया। 26 शुरू हो गया। मैंने एक प्रोसीडिंग फेस किया पूरा, और उसमें क्या कानून है मैं बता दे रहा हूँ कि शिकायत के 3 महीने के समय सीमा, 90 दिनों के भीतर जांच और एक बाहरी सदस्य की अनिवार्य नियुक्ति शामिल है। 90 दिन के अंदर आ जाना चाहिए रिपोर्ट। अब मैं कमेटी से अगर भागता, तब ना आप कहते हैं कि मैं भाग गया, मैं क्रिमिनल हूँ, मैंने किसी बदतमीजी की है। आज 10 बरस हो गए और आज तक ये रिपोर्ट मुझे नहीं मिली है, जबकि कानून ये है कि जो भी कंसर्न पार्टी है सबको रिपोर्ट मिलना चाहिए। इसी कॉलेज का मामला है, 10 साल हो गए नहीं मिली, मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा, अभी मेरा हाई कोर्ट में केस लंबित है। तो क्या ये भेदभाव नहीं है? ये क्या वाइस चांसलर को दिल्ली यूनिवर्सिटी के नहीं पता है? कई बार मैं मेल कर चुका हूँ, गवर्निंग बॉडी चेयरमैन को मेल कर चुका हूँ, स्टाफ के मीटिंग में उठ चुका है कई बार, हमारे कई साथियों ने उठाया कि भाई कम से कम अभी तक अगर मुझे रिपोर्ट नहीं मिला है, अगर मैं उससे फ्री नहीं हो गया, मैं आज़ाद नहीं हुआ उससे, तो इसका मतलब अभी तक मैं मुजरिम हूँ। तो ये 10 साल में 90 दिन किस केस में? तो वही तो कह रहा हूँ, प्रशासन सिस्टम की गलती है। प्रशासन की ही गलती है ना। अभी आ रहा हूँ मैं 26 एक्ट पे भी आ रहा हूँ कि प्रशासन की गलती है ना। सही बात बताओ, कोई भी कानून वाला ही मुझे बता दे कि FIR होने से प्रमोशन रुक जाना है, जबकि लोग जानते हैं कि मैं डरता नहीं, मैं लड़ता ही हूँ, ठीक है। तो 8 साल से मेरा प्रमोशन रुका है, तो ये भेदभाव नहीं है। अभी छात्रों की तो बात छोड़िए, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, जो लड़ रहा है इनसे, सिस्टम से लड़ रहा है, मुकदमे लड़ रहा है, FIR झेल रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो जब इसके साथ बाई चांस मेरे जैसे आदमी के साथ जो इनसे डरता नहीं है, लड़ता है, जब प्रशासन मौन है, ये समझिए मौन है, कोई एक्शन नहीं, UGC सब जगह लिख दिया गया, कोई एक्शन नहीं, तो कानून का क्या करेंगे? आचार बनाएंगे? क्या होगा जब उसको इफेक्टिवली आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे? मेन तो ही है, मेन वही बात है ना, उतारना। उतारना होगा ना भाई। दूसरी बात है कि बताओ इस यूनिवर्सिटी में, मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि समझने के लिए ज़रूरी है लोगों को, आधार समझ आए हाँ, जिससे। कि किताब लिखने के लिए 8 साल से मैं छुट्टी मांग रहा हूँ, छुट्टी नहीं मिल रही है, ये क्या है? जबकि UGC नियम और विश्वविद्यालय नियम कह रहा है कि आप 7 साल एसोसिएट प्रोफेसर रह गए हैं तो आप सबैटिकल लीव के लिए एलिजिबल हैं, तो नहीं मिल रहा है तो इसको कैसे समझेंगे? ये मुझे कोई समझा दे। जम्मू कश्मीर का एक प्रोफेसर सुसाइड किया, उस केस में किसी को सज़ा मिली? पहले ये बताइए, प्रोफेसर की बात कह रहा हूँ, छात्रों पे तो अभी आऊँगा कि प्रोफेसर के साथ भेदभाव हुआ, वो सुसाइड कर लिया, और इस तरह एम्स में भी हुआ। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो बहुत सारे चुपचाप बैठे रहते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं लड़ रहा हूँ ना, तो उसका कीमत भी चुका रहा हूँ, लेकिन सब कुछ कानून के हिसाब नहीं हो रहा है। भाई ये बताओ, जो लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या रोहित वेमुला और पायल तड़वी के साथ जो हुआ, और उसमें दत्तात्रेय और स्मृति ईरानी सब लोग का नाम आया था ना, उनके ऊपर कोई एक्शन हुआ? नहीं हुआ। तो वही तो कह रहा हूँ कि इसमें जो तथाकथित जनरल के उत्तर प्रदेश में ज़्यादा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मीडिया के खेल रहा है, मीडिया को लग रहा है पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। हाँ? भाई BP सिंह को गाली देने वाले लोग वही आज मोदी को भी गाली दे रहे हैं, चाहे अर्जुन सिंह को भी गाली देंगे या फिर दिग्विजय सिंह को भी गाली देंगे, राहुल गांधी को भी गाली देते हैं। तो जो लोग ऐसे बड़े बड़े नेता को सोशल मीडिया पे गाली देते हैं, वो विश्वविद्यालयों में दलितों के साथ क्या करते होंगे, जरा इसकी कल्पना कर लीजिए। मैं तो यहाँ स्टूडेंट भी रहा हूँ, 35 साल का मेरा एसोसिएशन है इस विश्वविद्यालय, तो क्या करते होंगे इसकी आप कल्पना कर लीजिए। किसी के साथ एट्रोसिटीज़ का मैंने आपको कही दिया कि कन्विक्शन रेट जो है ना बहुत 9 के बराबर है, और मैं वो भी आंकड़ा दे देता हूँ आपको, मैं बिना आंकड़े के रहता नहीं। मैं ये कन्विक्शन रेट जो है कहाँ गया, हाँ एक सेकंड ठहर जाना। ये लो, अब सुन लीजिए,
ये मोदी सरकार है ना, बहुत हितैषी बता रहे हैं दलितों के, नॉट फाउंड सुटेबल कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं, नौकरी ख़त्म कर रहे हैं। आगे देख लीजिए 2016 में 48,801 मामले थे। मोदी साहब कब आए थे? 14 में। और 22 में बढ़कर 67,000 मामले हो गए। रिपोर्टेड कह रहा हूँ, बहुत सारे तो रिपोर्ट भी नहीं लिखे जाते हैं। ये सरकारी आंकड़ा दे रहा हूँ। मामलों में सजा की दर कम है और कई राज्यों में है यह 0% से 5% के बीच है। ये NCRB का डेटा है। और 31 दिसंबर 2021 तक 2.5 लाख से अधिक मामले लंबित, 95% से अधिक की उच्च पेंडेंसी दर है। ठीक है, उच्च लंबित मामलों और कमजोर जांच के कारण अधिकांश मामले बरी होने की दर बहुत अधिक है। और कई मामलों में 30 साल तक जब मुकदमा चलेगा तो कौन आएगा 30 साल लड़ने? क्या त्वरित कार्रवाई होती है? इतने एट्रोसिटीज़ के मामले हो रहे हैं, कोई भी जिसको इंडिया के बारे में नहीं पता है वो भी कह सकता है कि यहाँ पे एट्रोसिटीज हो रहे हैं ना। ये सरकारी आंकड़ा दे रहा हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये लोगों को गुमराही लागू करेंगे नहीं और लोगों को भटका रहे हैं। दूसरा नहीं करेंगे आप कह रहे हैं? अरे लागू मतलब इफेक्टिवली मैं कह रहा हूँ, कानून तो बन गया है ना। अब मेरा कसम आप दिखाइएगा तो वाइस चांसलर को समन तो करे कमेटी, कहाँ कहाँ कमेटी बनी है और क्या क्या प्रोसेस जारी है, जरा तो पूछ लीजिए कि अभी प्रोसेस शुरू हुआ है, कानून तो लागू हो गया भाई। कितने तारीख से? अभी 15 तारीख से लागू हो गया, 13 को नोटिफिकेशन आया। तो लागू हो गया तो कहाँ हेल्पलाइन शुरू हुआ है, कहाँ इक्विटी सेल बना है, कहाँ कमेटी बनी है, कुछ पता तो लगे, पता लगे कमेटी में कौन कौन लोग हैं। तो दूसरी बात है कि जो लोग कानून वो कह रहे हैं कि एक तरफा है और ये है, ऐसी बात नहीं है। उनको डरने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि कानून ही बहुत वेग है। और एक बात बताइए, एक तरफा है तो फिर ये PLMA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसमें आपके जेब में 10 रुपया है तभी ED वाले उठा लेगी ना। UAPA कोई आधार है? उठा के जेल में बंद कर दी, उम्र खाली तो बंद रहा ना अभी। तो ये जब इतना ड्रैकोनियन कानून है तो इसके खिलाफ लोग प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं? पहले ये बताइए। दूसरा कि अगर मैं गलत किसी पे आरोप लगाऊं गलत, तो संविधान में ये प्रावधान है ना कि मेरे ऊपर झूठे मुकदमे चल सकते हैं, झूठे आरोप के खिलाफ मुकदमे चल सकते हैं ना। ठीक, चल सकते हैं। तो ये तो है ऑलरेडी प्रावधान। भाई मुझे रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहा है? मुझे पता है कि रिपोर्ट में अगर मैं गलती होता तो आज तक मुझे सस्पेंड, टर्मिनेट सब कर दिया रहता। कुछ तो ऐसा गड़बड़ है जिसमें मैं गलती नहीं पाया गया। अगर वो रिपोर्ट देंगे तो कार्रवाई हम भी करेंगे। तो ये तमाम मसले हैं। दूसरी बात है कि देखिए, मैं तो ये कहता हूँ ना कि कानून से ज़्यादा सामाजिक नैतिकता का मसला है ना। कि अगर देखिए, मैंने पहले कहा कि SC ST तो बेचारा डर के आता है, कमज़ोर वर्ग के लोग रहते हैं, किसे डरे समय पढ़ते हैं। मैंने देखा है, 28 साल पढ़ा चुका हूँ। कई छात्र हमारे छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि फ़ीस देने के पैसे नहीं हैं। ठीक, तो उसके लिए तो सरकार सेल बनाए ना कि नहीं, आपको छोड़ के नहीं जाना, आपका कॉन्फिडेंस के लेवल बढ़ाएंगे। कुछ अच्छे टीचर भी होते हैं, कुछ प्रशासन में अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन अमूमन इनके प्रति किसी की चिंता नहीं होती है कि छोड़ के, अगर हिंदू कॉलेज में किसी का एडमिशन हो रहा है और बच्चा छोड़ के चला गया तो कितने दुर्भाग्य, हम लोग कितना ख़राब लगता है कि छोड़ के चला गया। तो कोई इस तरह का प्रावधान इनमें नहीं है। तो इसमें जो मैं कह रहा हूँ ना बार बार कि जो शिक्षा, रोजगार, ये सब तमाम मुद्दे कोई एजेंडा पे नहीं है। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके एजेंडा पे भी नहीं है। वो तो हिंदू राष्ट्र बनाने में मस्त है। हिंदू राष्ट्र में ये हालत हो गया है कि जो प्रोटेस्टर हैं, नौकरियां खत्म तो उनकी भी नौकरियां खत्म। मूल सवाल वही है ना कि नरेंद्र मोदी की सरकार है, यही लोग नरेंद्र मोदी को माई बाप बोलते थे और यही लोग अब आंदोलन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो कानून है नया वाला 2026, इसका कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, इफेक्टिवली लागू नहीं होगा ना। SC ST एक्ट तो है ही ना, इंटरनल कंप्लेन कमेटी है ही ना, तो SC ST एक्ट लागू है। बताइए मुझे कितना कन्विक्शन रेट है और कितनी गिरफ्तारी हो रही है। मैं तो यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। मैंने अभी दिखाया था ना पूरा यहाँ कैसे घर के चारों तरफ कचरा फैला रहा था। अभी सफाई हुआ 2 दिन पहले, आधा अधूरा। तो जब मेरे ही साथ हो सकता है तो आम स्टूडेंट और टीचर और कर्मचारी की हालत क्या होगी? और ये बात नहीं कि पब्लिक ओपन, कई बार मैं कह चुका हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुका हूँ ना कई बार। अब आइए रेगुलेशन में ज़रा 2-3 लाइन में पढ़ के बताता हूँ इसमें कौन कौन इस लोग। आंकड़े के बाद मुझे 2 मुख्य आपसे सवाल भी करने हैं। हम आप सवाल कर लीजिए पहले। हाँ, तो मेरा, क्योंकि आपने पूरा आधार बता दिया है। नहीं, पहले एक बात, संस्कार का मसला है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर घर में, स्कूल में पेरेंट्स या शिक्षक बच्चों को ये संस्कार दे कि भाई
भेदभाव नहीं करना, सब बराबर हैं, सब बराबर है ना। अंग्रेजी, बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूल में जो है ना नफरत सिखलाई जाती है। अरे रिजर्वेशन की वजह से तुम्हारा हक चला गया, तो रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा तो सारे जितने जो जनरल कैटेगरी तथाकथित हैं सबको नौकरी मिल जाएगी, सब यूनिवर्सिटी में पढ़ लेंगे। कि स्कूल में, इंग्लिश स्कूल में ये बात सिखाई जाती है, कॉलेज में सिखाई जाती है। अगर पेरेंट्स बताते हैं कि किसके साथ उठना है, किसके साथ बैठना है, किससे बात करनी है, किससे खाना खाना है, तो जब इस संस्कार का मसला ज़्यादा है। मैं अपने बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ कि ऑल आर इक्वल, इंसान सब बराबर है। क्या जो लोग सड़क पे उतरे हैं वो तो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सब शूद्र इधर रहेगा, वो उधर रहेगा, तो उनके तो पूरे संस्कार में इनइक्वालिटी है, इनजस्टिस है। तो कैसे उम्मीद कर सकते हो कि IIT या चाहे एम्स में चला जाए, तो वो उसका संस्कार खत्म हो जाएगा। इवन जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है, एम्स चाहे IIM चाहे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, उसमें समाज विज्ञान की शिक्षा नहीं दी जाती है, ना घर में दी जाती है ना वहाँ दी जाती है। तो सेंसिटाइज कैसे होगा भाई? जेंडर के सवाल को जब तक आप समझाएंगे नहीं तो सेंसिटाइज कैसे होगा? तो इसलिए उस संस्कार का मसला है। मैं तो अपील करता हूँ कि भाई इस पर, अच्छा कौन ऐसा दलित आएगा कि आया और सीधे आरोप लगा दिया? आरोप लगाया तो कुछ आधार होगा ना, कुछ लिखित आधार होगा, कुछ मौखिक आधार होगा कि आरोप लगा दिए और आप जेल चले गए, ऐसा तो नहीं है।